अहम मुद्दा में आज बात करेंगे विजन डॉक्यूमेंट की। और क्या इस विजन डॉक्यूमेंट से इलेक्शन सधेगा? जी हाँ, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विकास का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर पहल करते हुए विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का उसने फैसला किया है। इसके आधार पर प्रदेश के विकास का खाका खींचा जाएगा और उसके मुताबिक काम होंगे। इसमें सभी मंत्री अपने अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। यह विजन डॉक्यूमेंट नागरिकों के सुझाव से तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अधिकारियों के साथ मिलकर इसे तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए ही प्रदेश के आगामी विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जाना है। इसके जरिए गांव, गरीब, किसान, व्यापारी और युवकों के साथ ही आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। सीएम योगी ने यह भी निर्णय लिया है कि विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के लिए 24 घंटे विधानसभा लगातार चलेगी। 11 अगस्त से विधान परिषद का सत्र प्रारंभ होगा। 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से शुरू होकर ये चर्चा 14 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें सभी मंत्री और अधिकारियों के साथ अपने अपने विभाग का वह विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, पेश भी करेंगे। सदन में विधायकों को भी बोलने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की इस यात्रा में आमजन की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विगत 8 वर्षों में सभी विभागों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और अधिकारी अपनी बात सकारात्मक तरीके से रखें। इससे पहले 2019 में भी 2 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से 3 अक्टूबर की रात 11 बजे तक लगातार 36 घंटे सदन का विशेष सत्र चला था। तो विकास के खाके पर क्या विधानसभा में ये जो 24 घंटे की चर्चा होनी है, मंत्री अपने अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, क्या यही फंडामेंटल और बेसलाइन बनेगा 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए? सरकार विकास के मुद्दे को फिर से चर्चा करने के लिए इस पर तैयार हो रही है और विजन डॉक्यूमेंट बनाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के साथ मिलकर जनता के सुझाव को लेकर के यह विजन डॉक्यूमेंट बनेगा। इसमें जनता से जुड़े तमाम मुद्दे शामिल करने की नसीहत दी गई है, लेकिन क्या यही वह फैक्टर होगा जो इलेक्शन को टर्न अराउंड कर सके? यह बड़ा सवाल है। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर राकेश प्रजापति साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। वत्स साहब, यूँ तो काफ़ी अरसे से आप शासन में हैं, लेकिन अभी भी विज़न ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्या इतने समय तक वह विज़न नहीं देखा समझा जा सका? यदि यह विज़न डॉक्यूमेंट बन रहा है तो कौन से विज़न को ढूंढ रहे हैं और इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, और क्या यही आपकी नैया पार लगाएगा 27 में? वत्स साहब। देखिए कुणाल जी, नैया पार तो अभी तक जो हमने जनहित में कार्य किया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की प्रक्रिया में जो हमने अभूतपूर्व प्रगति की है, उसी पर हमारा जीत तय है। जनता का आशीर्वाद हमें उन्हीं चीजों से मिलेगा। लेकिन एक लंबी प्लानिंग के तहत उत्तर प्रदेश को समूल रूप से उठाने की जो कवायद हो रही है, जिसमें सारे मंत्री, सारे विभाग के बड़े आला अफसर सभी वहां पर मौजूद रहेंगे और एक पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरीके से विभिन्न विभागों में जो प्रक्रिया हम अपनाएंगे उससे उत्तर प्रदेश का उत्थान होगा। इसमें चर्चा के लिए हर दल के विधायक को मौका दिया जाएगा। उनकी जो भी संस्तुति है वो उसमें समावेश की जाएगी। एक तरीके से समझिए तो ये डायलॉग सभी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को और उत्तम बनाने की कवायद में एक कारगर प्रयास सिद्ध होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग से कोई चीज नहीं करेंगे, खासकर किसी प्रदेश का या भारत का निर्माण करने में, तब तक वो मामला सुलझेगा नहीं।
छोटी छोटी चीजों की कवायद करके लोग चुनाव जीतने में सफल होते हैं, लेकिन बाद में वही ढाक के 3 पास हो जाता है। लेकिन यहाँ हमने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत सारे अधिकारियों के साथ मिलके महीनों इस कवायद को किया है, तब इसको आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि 2047 तक उत्तर प्रदेश का कायाकल्प पूरी तरीके से पलट चुका होगा और विश्व के श्रेष्ठतम राज्यों में इसकी भी गिनती होने लगी। ठीक है, बात साहब। इसके लिए जितने भी कदम उठाए जाएंगे सब कारगर साबित होंगे, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा आपका मानना है, ठीक ही कह रहे हैं आप। लेकिन आप जो मान रहे हैं, क्या विपक्ष भी मान रहा है? क्या वही देख रहा है जो आप दिखाना चाह रहे हैं? डॉक्टर प्रजापति साहब, कितने कन्विंस्ड हैं आप सरकार के इस विजन डॉक्यूमेंट से, होने वाली चर्चा से, विकास के नए आयाम से और उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनने से? ये मेथोडोलॉजी से कन्विंस्ड हैं? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी पिछले काफी दिनों से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कई जिलों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रदेश के कम से कम 30 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। अरे सबसे पहले आवश्यकता जहाँ परेशानी होती है ना, वहां जाने की, जहाँ पर लोग परेशान होते हैं, एक तो घर में मातम फैला हुआ हो और दूसरी तरफ लोग जो है हंसी मजाक कर रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता। इस समय हमीरपुर की क्या स्थिति है, चित्रकूट की क्या स्थिति है, और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस प्रयागराज को 1 महीने हमारे मुख्यमंत्री ने डेरा डाल दिया था, आज उसी प्रयागराज में घरों में खाना नसीब नहीं हो रहा है। एक दरोगा जी आजकल डुबकी लगाना है, उनको देख लिया होगा उनके घर की क्या स्थिति है, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद प्रयागराज को ये लोग नहीं संभाल पाए। आज पूरा बुंदेलखंड परेशान है, आज जो है अवध का क्षेत्र भी परेशान है। पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को के पास कब जाएंगे मुख्यमंत्री? रही बात मौजूदा सदन की, तो मैं पूछना चाहता हूँ, सदन के चर्चा करने के लिए क्या रोजगार पर चर्चा करेंगे? क्या 69,000 शिक्षक भर्तियों में जो 19,000 पिछड़ों के पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने डकैती डालने का काम किया है, क्या उस पर चर्चा होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने और डबल बेंच ने, दोनों ने सरकार को लताड़ लगाते हुए उस भर्ती को में हुए पिछड़ों के पदों के साथ ज्यादती को बताया था। लेकिन सरकार देखिए इतनी संवेदनशील सरकार है, इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई। शिक्षकों की भर्ती लास्ट 2018 में निकली थी, क्या कोई शिक्षक भर्ती निकालेंगे? जिस तरीके से 18 परीक्षाएं इस प्रदेश के अंदर अब तक ऐसी हो चुकी है जिनके पेपर आउट हो चुके हैं, ऐसी कोई भर्ती परीक्षा नहीं रही जिसका पेपर आउट नहीं हुआ। क्या इस पर चर्चा करेंगे? इनके प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, किस तरीके से आए दिन आप देख रहे होंगे एम्बुलेंस ना मिलने पर मौत हो जा रही है, वाहन ना मिलने पर मौत हो जा रही है, यहाँ तक कि चूहे मरीजों के पैर काट रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं इस प्रदेश में लगातार रही है। रही बात चर्चा की लगातार 24 घंटे की, अच्छी बात है, सरकार को ये करना चाहिए, खुद भी अच्छा कार्य करना चाहिए। लेकिन उस 24 घंटे में मुख्यमंत्री जी कितनी देर बैठेंगे, समस्या इस बात की है। पहले वो तो बैठे, क्योंकि भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आजकल तो उनके प्रवक्ता आकर के यही कह रहे हैं कि अरे देखिए हमारा मुख्यमंत्री वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, कभी घर में ही नहीं बैठता, नहीं बैठता। तो भाई मुख्यमंत्री घर पर नहीं बैठे, मुख्यमंत्री बनाया है इसलिए क्या है कि वो घर पर ना बैठे, लोगों की समस्याओं को सुने। ठीक है। जब भी सदन चलता है संसद का, कभी प्रधानमंत्री 1-2 घंटे से ज्यादा ही नहीं बैठते, केवल अपना भाषण सुनने के लिए आते हैं। यही हमारे नेता सदन का उत्तर प्रदेश का हाल है। केवल अपना भाषण सुनने के लिए आएंगे। मैं तो तब मानूंगा पूरे 24 घंटे वहां पर बैठे और सभी 24 घंटे में बैठने वाले विपक्ष के नेताओं को भी सुने। ठीक है प्रजापति साहब, ठीक है, निष्कर्ष निकाले। ठीक है वत्स साहब, इतनी मांग करता है विपक्ष, कुछ तो पूरा कीजिए।
लेकिन एक बात का जरूर जवाब दीजिए वत्स साहब। अब देखिए, भविष्य का विजन देखना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्तमान की बुनियाद को भी तो थोड़ा तटस्थ बनाना जरूरी है। जिन चीज़ों का उल्लेख प्रजापति साहब ने किया है, मौजूदा बाढ़ग्रस्त इलाकों की, तमाम मौजूदा प्रक्रियाओं की, अब देखिए वही इलाहाबाद है जो महाकुंभ के समय में क्या शोभायमान हो रहा था प्रयागराज। अब दरोगा साहब जो दूसरों को डूबने से उन्हें बचाना था, वो खुद डुबकी लगा रहे हैं। क्या ये अभी विकास की नई तस्वीर है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, 20 सेकंड नहीं लीजिए, फिर वत्स साहब के पास जा रहे हैं। सवाल तो मैंने पूछ ही लिया है, बोलिए। 20 सेकंड और बोलिए। बात इस बात की है, पहले आप 1 महीने तक लगातार डेरा डाले रहे प्रयागराज में, और आज जब पूरा प्रयागराज परेशान है, पूरा प्रयागराज नहीं, पूरा बुंदेलखंड अवध पूरा परेशान है, तो आज इन लोगों के बीच में बैठने की जरूरत है। आज मुख्यमंत्री प्रयागराज में जाकर के अपने मंत्रिमंडल की बैठक क्यों नहीं कर रहा है? आज बुंदेलखंड में जाकर के मंत्रिमंडल की बैठक क्यों नहीं कर रहा है? आज इनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये जो लोग जा रहे थे प्रयागराज में, आज वो लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आज वीवीआईपी सारे कहाँ है प्रयागराज? ठीक है, लोग जब मुसीबत में लोगों के साथ खड़े हुए नहीं है, तो ये केवल लोगों को धर्म के नाम पर लूटने के लिए केवल आप लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। लगातार उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब चर्चा होने वाली है। तमाम विधायक, मुख्यमंत्री सदन में यह चर्चा करेंगे, और क्या यही 2027 के चुनावों की नींव होगी? इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब बताइए वत्स साहब, वक्त भी है, बारी भी आपकी है, सवाल भी आप ही से दागे गए हैं, पूछे गए हैं, जैसा आप जवाब देना चाहें, जैसी आपकी मर्जी, बताइए। देखिए कुणाल जी, ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, इस पर हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। 11 टीमें गठित की गई हैं, विभिन्न मंत्रियों को उसका जिम्मा दिया गया है, और खुद मुख्यमंत्री इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, और पूरी निगरानी रखे हुए हैं कि इसमें कहीं पर किसी को आहत ना होने दिया जाए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नैसर्गिक इस तरीके का उत्पात नदियों द्वारा वर्षों से होता आ रहा है। हम इसको पूरी तरीके से लोगों को वहां से निकालने में और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। वत्स साहब, तो बारिश रुकने का ही इंतजार हो रहा है क्या? मतलब सब कुछ बारिश भरोसे ही है, तब तो करोड़ों के रुपए लगाने, फंड करने की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। तब तो इंद्रदेव जब तक मेहरबान है तब तक चलते ही रहेगा। रुक जाएंगे, थम जाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, यही है क्या? देखिए, ऐसा मैंने कहा ना, हाँ, ये पहली बार ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। अच्छा, ये बरसों से आती रही है। जी। इस पर भी हमारा काम भी तो नहीं हुआ था बस साहब सदियों से कुंभ होता आया था। पहली बार आपकी सरकार में कुंभ नहीं हुआ था, कुंभ भी सदियों से होता आ रहा था। ठीक है, बोल रहे हैं, ठीक है। वत्स साहब को जवाब दे देने दीजिए, प्रजापति साहब तभी तो जवाब देंगे। बोलिए वत्स साहब। कुंभ में 65 करोड़ लोगों को जिस सुनियोजित ढंग से हमने पाला, 65 करोड़ वो भी फिर ये बीच में बोलेंगे। एक मिनट प्रजापति साहब, एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए। वत्स साहब देखिए कितने 65 करोड़ के लिए प्रजापति साहब, एक मिनट रिक्वेस्ट है मेरी। प्रजापति साहब, वत्स साहब इतने संयम से सुन रहे हैं, आप भी संयम से उनके जवाब को तो सुन लीजिए। बोलिए वत्स साहब। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों का यही एक तरीका है कि दूसरे को बोलने ना दो। खुद तो क्या काम किए हैं, जनता के आशीर्वाद से ये कहां चले गए हैं ये इनको पता है, और 2027 में भी इनका यही हश्र होने वाला है। लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना गलठोटी से ये बाज नहीं आते हैं। जब इनका क्रम था मैं चुपचाप इनकी बातें सुनता रहा। हाँ। ये मेरे ऊपर कितने आरोप लगाते रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। अब जब मेरी बोलने की बारी है तो ये सुनने को तैयार नहीं है। बोलिए वत्स साहब, बोलिए। जिस युद्ध स्तर पर हम इस त्रासदी को निपटने की तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं, और लोगों की और जान माल की रक्षा के लिए जितनी तत्परता से लगे हुए हैं, वो पूरा प्रदेश और पूरा भारतवर्ष देख रहा है। लेकिन जो विजन डॉक्यूमेंट की बात है, वो इससे अलग एक, उसमें भी ये चीजें निहित है। ये बाढ़ से आपदा को रोकने में किस तरीके की तैयारियां और करनी पड़ेगी। सभी जितने भी विभाग हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश में जगह हैं, सबों का
निराकरण के लिए एक लंबे अरसे के बाद एक विजन डॉक्यूमेंट, शोध के बाद, समझ के बाद, पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हमने सबके सामने पेश किया है। उसको सुने तो सही, देखे तो सही, उसमें जो इनको बोलना है सदन में बोले, और अगर इनका कोई अच्छा सुझाव आएगा तो उसको हम निश्चित समाहित करेंगे। लेकिन जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके ये लोग आज तक चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन हमें चुनाव जीतना हमारा सिर्फ मकसद नहीं है, हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में खड़ा करके ही छोड़ना है। इसके लिए हमने एक विजनरी डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें समाज के उत्कृष्ट लोगों का योगदान है इसको बनाने में, और जब ये पटल पे रखा जाएगा तो निर्बाध रूप से ये 14 तारीख तक चलेगा। जिसको इसमें जो भी सुझाव देना है दे, और देखें कि प्रदेश कैसे उत्तम राह पर, प्रगति की मार्ग पर प्रशस्त होगा इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए। वत्स साहब, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। हो सकता है सरकार नीति बहुत अच्छी बनाती हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना आपके अफसरों का काम है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 150 करोड़ रुपए की लागत से पुल बना 6 महीने पहले, धंस गया साहब। NHAI के जूनियर इंजीनियर बोल रहे हैं बारिश हो गई तो धंस गया। बताइए, बारिश तो होगी, क्या पुल इसको देख के बनाया जाएगा कि बारिश नहीं होगी? 150 करोड़ रुपए खप गए, पुल धंस गया। ये तो हालत है। भ्रष्टाचार जो ये अधिकारी और कर्मचारी मिलकर कर रहे हैं, उस पर सरकार का थोड़ा नियंत्रण रखिए वत्स साहब, बहुत जरूरी है। देखिए कुणाल जी, मैं इस बात को मानता हूं कि अभी भी भ्रष्ट अधिकारियों की कमी नहीं है। हम उनको टाइट करने की, उन पर पूरी निगरानी रखने की कवायद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इतने वर्षों से जो लोग खराब हो चुके हैं उनको एकाएक ठीक करना मुश्किल है। इस बात को मैं मानता हूं कि ये भ्रष्ट अधिकारी की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन आने वाले समय में ये सब सीधे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और प्रदेश को इस तरीके की त्रासदी, जो पुल गिर गया और 150 करोड़ पानी में बह गया, इस तरीके की कवायद देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, पूरी कार्रवाई होगी जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनके कारण इस तरीके की त्रासदी हुई है। ठीक है प्रजापति साहब, देखिए सरकार तो कह रही है तत्पर हैं, और कुछ पुराने ऐसे लोग हैं जिनको ठीक करने में वक्त लगेगा, तो वक्त लग रहा है। ये पूरी तस्वीर आपको कैसी दिख रही है प्रजापति साहब? बड़े शर्म आती है मुझे भाजपा के लोगों पर। बात इस बात की है कि ये कुंभ में डेली 1 से 1.5 करोड़ लोगों की गिनती कर लेते थे, 1 से 1.5 करोड़ लोगों की गिनती कर लेते थे, लेकिन 20 दिन हो गए बाढ़ पहुंचते हुए, 20 दिन। और अफसोस की बात यह है, शर्म की बात यह है, बताइए कल्पना अकल्पनीय की बात है कि ये इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। अगर आंकड़ा उनको दे दे, सार्वजनिक करते तो कितने लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, कितने जिले बाढ़ से पीड़ित हैं, कितने परिवार बाढ़ से पीड़ित हैं, कोई आंकड़ा इनके पास नहीं है। और 1.5 करोड़ गिनती पैसे कर लेते थे। लेकिन बात इस बात की है, अभी आपने ही क्वेश्चन किया कि अभी गाँव टंकियां बनी थी, कई गाँव की टंकियां लेकर खुलते ही समझ लीजिए गिर गई। और ये लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अरे इनके विधायक और मंत्री खुद प्रशासन के लोगों के खिलाफ आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी एक मंत्री महोदया जो है थाने में बैठी रही, एक इनके विधायक थे गुर्जर समाज के गाजियाबाद के, वो 1 महीने धरने पर बैठे रहे, तब जाकर के एसएसपी का ट्रांसफर कर पाए। कल ही एक विधायक जो है बिजली विभाग को लेकर के परेशान थे और ऊर्जा मंत्री को फोन कर रहे हैं कि प्रशासन के जेई और यही नहीं सुन रहे हैं। ये हालत है इनके विधायकों की, मंत्री की, कि एक प्रशासन के जेई और यही नहीं सुन रहे हैं इनकी। बताइए किस तरीके का लाइन ऑर्डर हो सकता है, किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था हो सकती है? आम आदमी की क्या हैसियत, आम आदमी की क्या हैसियत होगी? ये शासन और प्रशासन इनके हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है। आरोप लगाना, शासन और प्रशासन इनके कंट्रोल में नहीं है और किसी भी तरीके की व्यवस्था सही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और वक्त देने के लिए। देखिए, सरकार के तरफ से तो विजन डॉक्यूमेंट अब होगा, जारी होगा, उस पर चर्चा भी होगी, लेकिन विजन में जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी
क्या जनता को यही तस्वीर देखनी है, उसे पसंद आएगी या नहीं आएगी, इसी पर 2027 का निष्कर्ष भी संभवतः निकलेगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।